नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का और फेसबुक लाइव की इस परिचर्चा में। और संविधान पर अपना लाइव सेशन लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। सभी लोगों का स्वागत है। जैसे ही सभी लोग जुड़ते हैं हम लोग अपनी चर्चा आरंभ करेंगे। और सुनील सिंह जी हमारे बीच बांदा से, अनूप कुमार वर्मा, शिवशंकर राजपूत, पुरुषोत्तम लोधी। चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का। बहुत अच्छा सनी डे इन दिल्ली में बहुत अच्छा मौसम है, एकदम अच्छी धूप खिली हुई है। और आज मैं ओपन लॉन में बैठ करके ये सेशन ले रहा हूँ। मेरी आवाज़ अगर आप तक क्लियर आ रही हो तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास ईयरफोन भी है। अगर आवाज़ में कहीं भी दिक्कत आए, वैसे मुझे लगता है कि क्योंकि शांति है, कहीं से भी शोर नहीं है, तो आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का। और चलिए, गुड वर्क गिरीश भारत, भगवान सिंह लोधी ठाकुर, कमल सिंह लोधा, अनूप कुमार वर्मा, नरेश बाबू लोधी, लोधी गुरदन सिंह राजपूत, रूबल मुकेश सेन, लोधी शैलेंद्र राजपूत, जितेंद्र राजपूत, शिवशंकर राजपूत, इंजीनियर भुवनेश लोधी, हेमलता लोधी, डॉक्टर नारायण पटेल, पुष्पेंद्र लोधी, सूर्य प्रताप सिंह, पूरन सिंह पटेल। पटेल साहब कैसे हैं आप? अभिषेक कुमार, पुरुषोत्तम लोधी, रामकिशन राजपूत जी, सुनील सिंह जी, भुवनेश सिंह लोधी, रामचंद्र वर्मा जी। तो सभी लोग एक बार हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ जाएं और उसके बाद हम लोग संविधान के ऊपर आज बहुत महत्वपूर्ण बातें करेंगे। कल हमने देखा था, कुछ लोगों को काम भी रहता है सुबह से। कल हम लोगों ने विधानमंडल के बारे में बेसिक चर्चाएं की थी और आज हम लोग उन चर्चाओं से आगे बढ़ेंगे और बाकी जो विधानसभाओं के लेकर के जो प्रावधान हैं संविधान में, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके अलावा उनके जो नियम हैं और जो विधानसभा के जो सचिवालय हैं उसके संबंध में चर्चा करेंगे। और कुछ चर्चाएं हम लोग करेंगे जो विधानमंडल में नियम कानून जो बनाने की प्रक्रिया है। जैसा कि संसद के बारे में हमने चर्चा की थी कि संसद में किस तरीके से बिल आते हैं और कानूनों का निर्माण होता है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। 100 लोग लगभग अब तक जुड़ चुके हैं और धीरे धीरे बाकी लोग भी जुड़ते रहेंगे। आज हम लोग एक बहुत बड़े विचारक के विचार आपके बीच में रखेंगे और उस विचारक का नाम है प्लेटो, जिसको पाश्चात्य जगत का, वेस्टर्न वर्ल्ड का पहला व्यवस्थित फिलोसोफर कहा जाता है। प्लेटो, आप में से अधिकांश लोगों ने प्लेटो का नाम सुना होगा। 3 दार्शनिक यूनान में बड़े प्रसिद्ध थे प्राचीन काल में, सुकरात, और सुकरात का शिष्य प्लेटो और प्लेटो का शिष्य अरस्तु। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। तो आज हम लोग प्लेटो की बात करेंगे, प्लेटो के विचारों के बारे में बात करेंगे। और प्लेटो ने पहली बार दुनिया में जो व्यवस्थित दर्शन है वो प्लेटो का ही है। हालांकि सुकरात बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे और सुकरात ने ज्ञान की और दर्शन की आधारशिला रखी थी पाश्चात्य जगत में, लेकिन पहली बार दर्शन को व्यवस्थित रूप देने का कार्य किया था प्लेटो ने। और प्लेटो को हम लोग अफलातून के नाम से जानते हैं। कई लोगों ने सुना होगा अफलातून। तो अफलातून जो शब्द है वो प्लेटो के लिए ही इस्तेमाल होता है। बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े ज्ञानी। और प्राचीन जो यूनान था, जिसमें आप लोगों ने एथेंस और स्पार्टा इत्यादि बड़े बड़े नाम जो सुने होंगे, तो प्राचीन ग्रीक और जो यूनान है उसको दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों के रूप में बनाने का कार्य दार्शनिकों ने ही किया था। इन दार्शनिकों के जो बहुत उच्च स्तर के विचार थे, इन विचारों के माध्यम से यूनान दुनिया में बहुत आगे बढ़ा था। और आपको पता होगा कि पहले यूनान ही दुनिया में सबसे आगे था और उसकी बड़ी वजह यही थी कि सबसे पहले सुकरात ने, और सुकरात के बाद प्लेटो ने, और प्लेटो के बाद अरस्तु ने
और आपको शायद जान करके हैरानी होगी कि सुकरात का जो शिष्य था वो प्लेटो था। प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। लेकिन अरस्तु का शिष्य कौन था? आप लोग थोड़ा सोचिए कि कौन था अरस्तु का शिष्य। अरस्तु का भी एक बहुत महान शिष्य था। तो एक परंपरा थी, जिस परंपरा में ज्ञान था, जिस परंपरा में पुरुषार्थ था, जिस परंपरा में विजय, जिस परंपरा में राज्य निर्माण, जिस परंपरा में ये सारी चीज़ें हम लोगों को दिखाई देती हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो अरस्तु था, अरस्तु का शिष्य था सिकंदर, अलेक्जेंडर। जो अलेक्जेंडर था, जिसको हम लोग विश्व विजेता के रूप में जानते हैं, सिकंदर बेसिकली अरस्तु का ही शिष्य था। तो एक श्रृंखला देखिए कि महान लोगों के माध्यम से किस तरीके से चीज़ें बदली। सुकरात आया, सुकरात से महान प्लेटो आया, प्लेटो से महान अरस्तु आया, और अरस्तु के बाद सिकंदर ने विश्व विजेता बनने का कार्य आरंभ किया। हालांकि वो कार्य उसका पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो सिकंदर था, 26 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी, और 26 साल की उम्र तक वो दुनिया में न जाने कितनी सारी चीज़ें जीत चुका था। तो ये दिखाता है विजन को, ये दिखाता है साहस को, ये उस विजन और उस साहस को दिखाता है। तो आज हम लोग उन्हीं प्लेटो के विचार से बात करेंगे, और जो प्लेटो का और समय था, सुकरात का समय था, अरस्तु का समय था, वही समय भारत में गौतम बुद्ध इन लोगों का है। तो मैंने जैसे कहा ना, कन्फ्यूशियस चीन में, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु यूनान में, भारत में गौतम बुद्ध और महावीर। एक तरीके से पूरी की पूरी दुनिया में एक बौद्धिक क्रांति हमें उस दौर में दिखाई देगी। तो कभी कभार होता है ना, एक इरा होती है, एक कोई समय होता है, उस समय में अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग पैदा होते हैं, बड़े बड़े विचारक आते हैं। एक दौर आता है, एक दौर ऐसा आता है जिस दौर में अंधकार हो जाता है, जहाँ विचारों पर ग्रहण लग जाता है। तो ये इतिहास के अपने अपने एक पड़ाव होते हैं, और ये बड़ा स्वर्णिम पड़ाव था प्राचीन ग्रीक। और ग्रीक पूरी दुनिया का सिरमौर था। बाद में चल करके ग्रीक का स्थान रोम ने ले लिया था, और दुनिया में आपने देखा होगा रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और बाद में आप देखेंगे कि अरब, तमाम, फिर यूरोप, जापान, अमेरिका, ये श्रृंखलाएं लगातार चलती रही हैं, और इन्हीं के माध्यम से ये बदलाव होते रहे हैं। तो आज हम लोग प्लेटो के बारे में थोड़े से विचार रखेंगे आपके बीच में, और उसके बाद फिर अपने सेशन पे आएंगे। प्लेटो का विचार है, सबसे पहले हम जानें कि प्लेटो का थोड़ा सा बायोग्राफी। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व, 427 ईसा पूर्व हुआ था। मतलब गौतम बुद्ध के करीब करीब आप कह सकते हैं 20-25 साल बाद, जो ना गौतम बुद्ध की जब को निर्माण हो गया था, गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद करीब करीब 20-25 साल बाद इनका जन्म हुआ था प्लेटो का। प्लेटो को अफलातून या के नाम से भी जाना जाता है, और यूनान के ये प्रसिद्ध दार्शनिक थे, ग्रीक। और बाकी इन्होंने एक जो सिद्धांत दिया था, उस पर हम बहुत नहीं जाएंगे, केवल राजा उनके विचारों की बात करेंगे। इनका एक बड़ा प्रसिद्ध सिद्धांत था दार्शनिक राजा का सिद्धांत। दार्शनिक राजा का सिद्धांत था, जिसमें प्लेटो का ये मानना था कि राजा जो है ऐसा होना चाहिए जो दार्शनिक हो, मतलब विवेकी हो, बुद्धिमान हो, बहुत दूर तक सोचता हो। अगर किसी राज्य का राजा ऐसा होगा तो वो राज्य अधिक प्रगति करेगा, अधिक विकास करेगा। ये प्लेटो का दर्शन था, और बहुत व्यवस्थित फिलॉसफी है। आप लोग अगर कभी समय मिले तो प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, इन 3 दार्शनिकों को आप पढ़ सकते हैं। और जो सुकरात है, प्लेटो का जो शिष्य था अरस्तु, अरस्तु तो बहुत बड़ा ज्ञानी था। देखिए, पॉलिटिकल साइंस का फादर अरस्तु, आई थिंक जूलॉजी का फादर अरस्तु, दुनिया में कई सारे विषयों का फादर कहा जाता है अरस्तु को, जो प्लेटो का शिष्य था। तो हम लोगों को ऐसे विद्वानों के बारे में पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। तो अभी आप लोग लॉकडाउन में हैं, समय भी है कि इनके बारे में पूरा आप पुस्तकों से पढ़ें। आप यदि चाहें तो जो इंटरनेट पर जानकारी उपलब्ध है, इंटरनेट की जानकारी के माध्यम से भी आप इन लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। एक के लिए क्या है कि इनके जो बेसिक जो आइडियाज़ हैं, जो इनके बेसिक जो विचार हैं, कम से कम उनको हम पढ़ करके जान सकते हैं कि ये लोग किस तरह की व्यवस्था के बारे में सोचते थे, किस तरह की चीज़ों के बारे में बात करते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इनके 2-3 विचार हम आपके बीच में रखेंगे। विचार क्या है? सबसे पहला इनका एक विचार है
कि शिक्षा का सबसे ज़रूरी हिस्सा है नर्सरी में मिला प्रशिक्षण। एजुकेशन का जो बेस्ट एजुकेशन है वो आपकी नर्सरी में मिलती है। और मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा छाँव में चलते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। सॉरी, वहाँ थोड़ा सा धूप थी तो हमने छाँव में थोड़ा सा सेशन कर लिया। अब यहाँ से थोड़ा सा ठीक रहेगा, जिसमें हम लोग आराम से बैठ के अब चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, साफ दिख रहा सभी लोगों को? चलिए चलिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, अब लगता है ठीक होगा। हाँ, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे और प्लेटो के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो प्लेटो ने कहा था कि सबसे अच्छी जो शिक्षा है वो सबसे अच्छी शिक्षा है जो प्राइमरी में दी जाती है, मतलब नर्सरी में, जो छोटे बच्चों को, और वो पूरी उम्र जो है इम्पैक्ट डालती है, पूरी लाइफ में इम्पैक्ट डालती है। अगर प्राइमरी जो नर्सरी की शिक्षा है अगर ये ख़राब हो जाए तो आगे बहुत सारे सुधार करना बच्चों में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनका एक ये था कि जो बुनियादी शिक्षा है, ख़ास करके नर्सरी की छोटे बच्चों की एजुकेशन, कैसे उनको एटिकेट्स सीखने हैं, कैसे उनको बातचीत करने का तरीका सीखना है, ये सारी जो चीज़ें थी वो उन्होंने बहुत प्रमुखता से फोकस किया था। किसने? प्लेटो ने अपने दर्शन में। तो एक तो हम लोगों को प्लेटो के दर्शन की ये चीज़ें जाननी चाहिए। दूसरा उनका एक और विचार है जिसको हम लोग लेते हैं, और वो विचार है प्लेटो का, दो मामलों में लोगों को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, जिसमें वो मदद कर सकता है और जिसमें वो मदद नहीं कर सकता। अगर आप किसी की मदद कर सकते, देयर आर टू थिंग्स अ पर्सन शुड नेवर बी एंग्री एट व्हाट दे कैन हेल्प एंड व्हाट दे कैन नॉट। तो दो चीज़ें हैं कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो फिर आपको गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो भी आपको गुस्सा करने का, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्लेटो के दर्शन में मिलती है, उनके विचारों में मिलती है कि अगर हम किसी व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं और मदद करते हैं तो फिर हमें उसमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अगर हम मदद करने लायक ही नहीं है या कर ही नहीं सकते तो भी हमें फिर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उसके लिए सक्षम लोग होंगे वो उस कार्य को करेंगे। लेकिन प्लेटो की सबसे जो बड़ी खासियत है वो मैंने आपको बताई है कि उन्होंने ये कहा था कि दार्शनिक राजा का विचार दिया था, एक फिलोसफर किंग। और आप लोगों को कभी अवसर मिले तो आप प्लेटो के बारे में पढ़ना, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने, प्लेटो ने ये सारी चीज़ें बताई थी कि किस प्रकार से बुद्धिमान, तर्कपूर्ण जो शासक होते हैं वो समाज और राज्य की और राष्ट्र की बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। बहरहाल ये तो चर्चा रही हमारी आज के विचारक के ऊपर, और मुझे लगता है आज सेशन हमारा, मुझे लगता है टाइम से ही शुरू हुआ है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन आज 150 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो है आज परिचर्चा में नहीं है। थोड़ा सा मैं व्यू ठीक से सेट कर लूँ। अब ठीक है। अब आगे हम लोग आते हैं और पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। थोड़ी देर के लिए डिस्टर्बेंस हुआ था, तेज़ धूप थी, तो मैंने कहा छाँव में बैठ कर के सेशन लिया जाए। एक और विचार हम लोग आपके बीच में यहाँ रखेंगे, और वो विचार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। उस विचार को रखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक ज्ञान की बात बताता हूँ। जैसे कोई एनिमल है, कोई भी जानवर है,
आप गधा है या घोड़ा है, इनको ले लीजिए और उस गधे और घोड़े को आप उसके यहाँ गर्दन पे एक डंडा बांध दीजिए और एक बीच में कोई मैदान में एक डंडा बांध करके उस गधे या घोड़े के डंडे को उससे कनेक्ट कर दीजिए, जोड़ दीजिए, बांध दीजिए कील लगा करके। और फिर आप देखेंगे कि उस घोड़े को आप गोल गोल या गधे को गोल गोल चलाइए। 1 साल, 2 साल, 3 साल उसको चला, बहुत काम की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत महत्वपूर्ण। उसको आप 2 या 3 साल चलाते रहिए। उसके बाद जो कील आपने लगाई थी, जो उसकी गर्दन के डंडे को और जो बीच में मैदान के बीच में जो स्तंभ था, खंबा था, उसको जो जोड़ती थी, आप उस कील को हटा दीजिए और केवल उसके गधे के गर्दन पर डंडा रख दीजिए। वो फिर भी चलता रहेगा क्योंकि 2-3 साल में उसको उसकी आदत पड़ चुकी है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपको वो उसकी गर्दन पर जो डंडा है उसकी भी आवश्यकता नहीं है, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। आप जो है सिर्फ उसको लाइए उस मैदान में और वो चलता रहेगा, अपने आप चलेगा। क्यों? क्योंकि अब फिजिकली वो आज़ाद है, फिजिकली भौतिक रूप से उसका शरीर आज़ाद है। वो चाहे तो सीधा भी चल सकता था, वो चाहता तो इधर उधर भी जा सकता था, लेकिन फिर भी वो उसी के चक्कर लगा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से अभी भी दास है, क्योंकि उसने 2 साल, 3 साल, 4 साल में वो दासता स्वीकार कर ली है। तो उस दासता के कारण उसका व्यवहार ऐसा ही हो गया है और वह अपने जीवन का आनंद उस दासता में महसूस करता है। वो जो चारों तरफ घूम रहा है बिना किसी डंडे के, बिना किसी रस्सी के, क्योंकि उसने मेंटली मान लिया है कि यही मेरा जीवन है। और उसी जीवन की वजह से, उसी मान्यता की वजह से, उसी मेंटल स्टेटस की वजह से वो चारों तरफ चक्कर लगाएगा, बस उसी परिधि में घूमेगा। ये जो दासता है, जो मानसिक दासता है, ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती है और इसका इलाज नहीं है। अब आप सोचिए, हजारों सालों से अगर किसी के अंदर दासता हो और आप फिजिकली उसको आज़ाद कर दो, क्या वह आज़ादी का या उस स्वतंत्रता का मूल्य समझेगा? नहीं, क्योंकि उसका शरीर आज़ाद है लेकिन मानसिक रूप से वह स्वतंत्र नहीं है। उसको उसी में मज़ा आएगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हाँ, जैसा हरिमोहन राजपूत ने कहा, कोल्हू का जो बैल था, पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती थी कोल्हू के चारों तरफ घूमने के लिए, और बाद में क्या होता था कि वो रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती थी, कोल्हू का बैल अपने आप घूमता था। इवन मैं आपको बताऊं, बचपन में क्योंकि हम जो सारे के सारे उदाहरण हैं, वो सारे के सारे उदाहरण हम लोग अपने ग्रामीण परिवेश से लेते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। हमारे गाँव में, हो सकता है पूरे देश में खेती बाड़ी होती है, हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पर गेहूँ वगैरह की फसल बहुत होती है, गेहूँ, बाजरा, ये सब बहुत होते हैं। तो पहले जब थ्रेशर नहीं थे, कटर नहीं थे, तो कई बार किसान क्या करते थे कि जो गेहूं की बाल हैं उनको तोड़ा और एक जगह ढेर लगा दिया, या बाजरे की बाल तोड़ी एक जगह ढेर लगा दिया, या जो ज्वार थी, ज्वार की बाल तोड़ी एक जगह ढेर लगा दिया और उस पर जो है 2 बैलों को लेके चारों तरफ घुमाते थे। तो हमारे यहाँ इसे कहा था दाएं चलाना। आपके यहाँ हो सकता है कोई और शब्द हो। और वो दाएं चलाना बड़ा आसान प्रक्रिया थी। उस प्रक्रिया में क्या था कि 2 बैल, और या हो सकता कुछ लोग भैंसे इत्यादि को भी उसमें लगाते थे और वो घूमते रहते थे चारों तरफ। तो उसको बोलते थे दाएं, और दाएं चलती रहती थी। तो उस दाएं में पहले जो है शुरू में जो नए बछड़े आते थे वो भागते थे, वो अच्छे तरीके से काम नहीं करते थे। तो पुराने जो लोग होते थे, दादाजी की उम्र के लोग और पिताजी की उम्र के लोग, वो उनको ट्रेनिंग देते थे, उनको चला के धीरे धीरे एक ऐसे बैल के साथ जो उसमें चलना जानता था, दूसरा बांधते थे और ऐसे करके वो सीख जाता था। और वो दाएं में घूमने वाले जो बैल थे वो इतने ज़्यादा अभ्यस्त हो जाते थे कि एक छोटा सा बच्चा, ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा किसान, मतलब कोई 40 साल का, 50 साल का किसान उस काम को करे, वो घर के किसी छोटे से बच्चे को भी उसका पगहा बोलते थे, जो रस्सी डंडी होती है, पगहा, वो पगहा उसका पकड़ा दिया और वो बच्चा घूमता रहता था पीछे पीछे, और वो बैल चारों तरफ उसके घूमते थे। इसको बोलते थे दाएं। तो जो दाएं थी, इस दाएं में मतलब अनाज होता था, लेकिन वो बैलों की और उनकी वो आदत लग जाती थी। उसी तरीके से कोल्हू के जो बैल थे वो मानसिक रूप से उसके अभ्यस्त हो जाते थे। तो जब भी आप संविधान की बात करिए, जब भी आप कहेंगे संविधान की हम बात करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें, तो जो ऐसे लोग जो कोल्हू के बैल हैं, जो फिजिकली तो इंडिपेंडेंट हैं लेकिन जो मानसिक रूप से आज भी गुलाम हैं,
जिनकी गुलामी गई नहीं है, उनको बहुत तेज़ी से बुरा लगेगा। उनके अंदर अचानक से मिर्ची लग जाएगी कि साहब ये बात क्या कर दी। आप ये समझिए कि संविधान की का अनादर जो लोग करते हैं, बेसिकली वो अपनी उसी कोल्हू के बैल वाली प्रवृत्ति की जो मानसिक दास्ता है उसमें वो प्रसन्न है। उनको पता नहीं है स्वतंत्रता का मूल्य क्या है, उनको आज़ादी की कीमत नहीं पता होती है, और इसलिए वो हर ऐसी चीज़ जो मानव का विकास करे, वो हर चीज़ जो मानव के बीच में समानता लाए, सबसे पहले वही उसका विरोध करेंगे। आप डॉक्टर अंबेडकर का नाम लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अगर आप नाम लेंगे और उसका विरोध अगर कोई किसी ने किया तो आप ये समझ लीजिए जिसको आज़ाद किया है, जिसको उस दाएं से निकाला है, जिसको उस कोल्हू से निकाला है, वो व्यक्ति जिसको आज़ादी मिली है, जो सबसे ज़्यादा अपना विकास कर सकता है, सबसे ज़्यादा वही विरोध करेगा। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली आज़ाद हो गया है, लेकिन मेंटली उसकी स्थिति नहीं बदली है। मानसिक रूप से उसने अभी नहीं सीखा है, उसका मन अभी स्वतंत्र नहीं है। अभी वो उन्हीं आस्थाओं में, उन्हीं रूढ़ियों में, उन्हीं परंपराओं में जकड़ा हुआ है जो हजारों सालों से उसको दास्ता में रखे हुए थी, दास बनाई हुई थी। और ये अक्सर जैसे कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह चिल्लाता है, तो जिसको वो जो उसको सबसे ज़्यादा पीड़ित रहा है, कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि वही सबसे ज़्यादा उसका विरोध भी करेगा। और वो इसलिए है क्योंकि शिक्षा के बारे में 3 जो बेसिक बातें हैं, हम संविधान पर चर्चा करने से पहले ये बातें करना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बारे में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो हम जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उसको बोलते हैं पढ़ना लिखना। आप लोग पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मतलब कोई हाई स्कूल है, कोई इंटर है, कोई बीए है, कोई बीएससी है, कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो सकता है। पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं कि आप शिक्षित और ज्ञानी हैं। पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि आप शिक्षित और ज्ञानी हैं। मान लीजिए आप पढ़ लिख करके MBBS डॉक्टर बन गए, पढ़ लिख करके, या पढ़ लिख करके आप इंजीनियर बन गए, और आप अपना घर का निर्माण कर रहे हैं, और अपने घर के निर्माण में आप यदि किसी ऐसे 5 पास या 8 पास आदमी को बुलाते हैं कि साहब ये ग्रहों की दिशा बता दो कि हमारा घर ठीक से बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास MBBS की डिग्री है, आप इंजीनियर हैं, हो सकता है आप जज हैं, आप IAS हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप ज्ञानी और एजुकेटेड नहीं हैं, आप शिक्षित नहीं हैं, आपके पास पढ़ाई लिखाई है। शिक्षा वो चीज़ होती है जो हमें अच्छे और बुरे का फ़र्क सिखाती है, तर्क करना सिखाती है, अपने दिमाग का, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना सिखाती है। शिक्षा से भी ज़्यादा एक और बड़ी चीज़ होती है जागरूकता। शिक्षा से एक और आगे की चीज़ होती है अवेयरनेस। अवेयरनेस उससे बहुत आगे की चीज़ है। एक बिना पढ़ा लिखा आदमी जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, एक बिना पढ़ा लिखा आदमी बहुत बड़ा जागरूक हो सकता है। और जागरूकता जो आती है वो आती है व्यक्ति के अंदर जो स्वाभाविक जो प्रतिभा होती है, जो उसके अंदर नेचुरल प्रतिभा होती है, उससे आती है। और समस्याओं की जड़ कहाँ होती है? समस्याओं की जड़ यही होती है कि जहाँ पढ़े लिखे लोगों का व्यवहार अज्ञानी जैसा होता है, पढ़े लिखे लोगों का व्यवहार अशिक्षित जैसा होता है। तो हमेशा समाज में कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि जो पढ़ गया वो सब जानता है या उसको सब कुछ पता है। हो सकता है वो और बड़े ज्ञान में हो, और बहुत बड़े दास्ता मेंटल उसकी स्टेटस अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हुई हो। तो एक बहुत बड़ी चीज़ें होती है। दूसरा, जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों के बारे में हमें कभी ये नहीं मान लेना चाहिए कि किसी किताब में लिखा हुआ है तो सत्य है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ज्योतिबा फुले ने कहा था कि कोई भी किताब, दुनिया में कोई भी किताब मनुष्य ने लिखी है, कोई भी किताब मनुष्य ने लिखी है, ये ज्योतिबा फुले का कहना था। और लगभग जितने भी साइंटिफिक रिसर्च हुई है, जितने भी हिस्टोरिकल रिसर्च हुई हैं, वो सभी इस बात को मानती हैं कि सारी की सारी किताबें किसी न किसी रूप में मनुष्यों के द्वारा ही रचित हैं। तो जब मनुष्य लिखेगा, अगर मनुष्य किसी किताब को लिखेगा तो निश्चित रूप से वो अपना दिमाग उसमें लगाएगा, अपनी सोच उसमें डालेगा, अपने आचार विचार उसमें डालेगा, अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता उसमें डालेगा, वो सब चीज़ डालेगा। जैसे अगर मुझसे ये कहा जाए कि मैं अपने परिवार का इतिहास लिखूं, तो मैं तो अपने पिताजी को पृथ्वी का सम्राट लिख दूंगा, और अगर ये दुनिया कहे कि भाई उसको बाद में पढ़ा जाएगा, तो क्या ये सत्य हो जाएगा? भाई हमारे पिताजी एक शिक्षक, और मुझसे कहा जाए कि आप पढ़ गए हो, आप किताब लिखो, तो अगर मैं ये किताब लिख दूं कि मेरे पिताजी पूरे ब्रह्मांड के जो है सम्राट थे, तो क्या वो सही हो जाएगा? नहीं। तो जो कुछ भी पुस्तकों में लिखा होता है, पुस्तकें किसने लिखी हैं, कौन उनके राइटर हैं, किस विचार के लोग रहे हैं, इसलिए हमेशा पुस्तकों में लिखी गई सारी विचारधाराएं सही नहीं होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर की जो क्षमता है, मनुष्य के अंदर की जो प्रतिभा है,
वो सबसे बड़ा ज्ञान है। कल हमने चर्चा की थी कि आपके जो चिंतन से ज्ञान पैदा होता है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि चिंतन का जो ज्ञान है वो ज्ञान आपको बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है अगर हम अपने चिंतन का प्रयोग करते हैं। जैसा मैंने कहा, पढ़ाई लिखाई कर ली कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सब पढ़ जाते हैं, डिग्री हासिल सब कर लेते हैं, लेकिन उस डिग्री के बाद क्या हम लोग वास्तव में शिक्षित हैं? तर्क कर सकते हैं? नहीं। और उससे भी ऊपर जा कर के क्या चिंतन करने की मौलिक क्षमता हमारे अंदर आई? चिंतन करने की मौलिक क्षमता जिस व्यक्ति के अंदर आ जाती है, वो किसी भी चीज़ को देख करके, किसी भी व्यवस्था को देख करके, किसी भी नए परिवर्तन को देख करके बता देगा कि इसमें ये सही है, ये गलत है। ये जो क्षमता होती है ये हर व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित है, बशर्ते उसके अंदर वो चिंतन जागृत हो जाए। और उस चिंतन के जागृत होने के बाद ही ये सारी की सारी चीज़ें किसी भी समाज और व्यवस्था को बेहतर बनाती हैं। इसलिए कहा है कि उत्तम ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है? आत्मचिंतन। दुनिया में आत्मचिंतन को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहा गया है। क्यों? क्योंकि जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो आत्मचिंतन करना हमारा अपना मौलिक है। ये मैं सोच रहा हूँ, मैं 4 घंटे बैठ करके आंख बंद करके सोच रहा हूँ कि इतिहास में ऐसा हुआ, वहाँ पर ये राजा था, अच्छा उसने ये किया, ऐसा कैसे कर सकता है, इतना लंबा आदमी कैसे हो सकता है, एक आदमी जो है इतने बड़े तो जो ये चिंतन है वो चिंतन तर्क को पैदा करता है। और जब हम विषयों को तर्क के माध्यम से जब उनको करते हैं कसौटी पर, तो फिर उसकी सत्यता की परतें आरंभ होना शुरू हो जाती हैं। और मुझे कम से कम बहुत दुख होता है कि कोई व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कभी भी अगर कमेंट करता है। क्यों? क्योंकि हम सब लोगों को पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का, ये सारे जो अधिकार हैं वो संविधान ने दिए हैं, संविधान प्रदत्त हैं। शायद कुछ लोग गलतफहमी में हैं कि संविधान से पहले भी वो उनके पास सारे अधिकार थे, उनको व्यवस्था का अभी वो ज्ञान नहीं है। और 2 लोगों के बारे में खास करके अगर आप थोड़ा गहराई से पढ़ें तो तमाम जो ग्रंथ हैं उसमें स्त्रियों के प्रति और वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र थे उनके प्रति कितनी ज़्यादा विभेदकारी और नेगेटिव बातें लिखी हुई हैं। आप अगर उन पुराने ग्रंथों का अध्ययन आप करेंगे तो पता चल जाएगा। और अंबेडकर साहब ने क्या किया, संविधान में केवल एक आर्टिकल लिख दिया, संविधान का अनुच्छेद 14 बस, और उसमें ये कहा सब बराबर, सब बराबर, स्त्री पुरुष ऊंच नीच सब बराबर, कोई ना ऊंचा ना कोई नीचा ना कोई स्त्री। मतलब आप सोचिए, जो बातें हजारों ग्रंथों में लिखी गई थी समझा समझा के कि ऐसे भेद करना है, इसके साथ ये दंड देना है, इसको ये करना है, इसको शिक्षा नहीं देनी है, स्त्रियों को ये अधिकार नहीं देने हैं। अंबेडकर साहब आए, आर्टिकल 14 लिखा, और आर्टिकल 14 में उन्होंने क्या बात लिख दी? उन्होंने लिख दिया कि भैया आज से सब बराबर, कानून की नज़र में सब बराबर, कोई भेदभाव नहीं। तो लोगों को ये पछता नहीं है। जो मैंने कहा ना कि जो मानसिक दास्ता जो आपके कोल्लू के चारों ओर चक्कर लगाने की है, वो लोगों को हजम नहीं होता, वो लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया। हम तो हजारों सालों से गुलामी की हमको आदत है, हम तो उसी मानसिक दास्ता में जीते आ रहे हैं, हमको उसी में मजा आ रहा है, और ये जो है एक बार में ख़त्म कैसे कर दिया। तो वो लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है, वो लोगों को उसकी गंभीरता का अंदाज़ा नहीं है। और क्यों? क्योंकि लोगों ने पढ़ा भी नहीं है और समझा भी नहीं है। और अंबेडकर साहब बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने खाली ऐसा नहीं किया कि संविधान के अनुच्छेद 14 में कह दिया कि सबको विधि के समान समानता है। समानता के अधिकार से पहले उन्होंने आर्टिकल 13 लिखा, और आप लोग पढ़ना आज आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में उन्होंने पहले ही लिख दिया कि मौलिक अधिकारों को कम करने के लिए अगर कोई कानून लाया जाता है तो वो कानून शून्य हो जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा कानून लेके नहीं आया जा सकता जो समानता के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को, व्यक्ति की गरिमा के अधिकार को ख़त्म कर दे। तो कितना अच्छा उन्होंने जो है सोच लगाई। अब लोगों को क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ते नहीं हैं। और दूसरा एक और बात हमेशा याद रखिए कि तमाम तरह के जो मानसिक दास्ता से या मानसिक कुंठा से जो ग्रस्त लोग हैं वो तमाम तरह की अनर्गल बातें करेंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, इस देश में अगर आपको अपना जीवन उन्नत करना है, अगर आपको अपना और अपने समाज का या अपने परिवार का जीवन उन्नत करना है, तो उसमें स्पष्ट रूप से आपको अपने जीवन में अधिक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी करनी पड़ेगी, अपना भोजन खान पान अच्छा करना पड़ेगा, अपने पास जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं आपको उन्नत करनी पड़ेंगी। यही तरीके होते हैं। और ये सब करने के लिए आपको क्या करना होगा? ये सब करने के लिए आपको मानसिक दास्ता से बाहर निकल के पढ़ना होगा। और क्या पढ़ना होगा? पढ़ना होगा संविधान।
पढ़ना होगा इतिहास, पढ़ना होगा मैथमेटिक्स, पढ़ना होगा लॉ, पढ़ना होगा फिजिक्स, पढ़नी होगी केमिस्ट्री, पढ़नी होगी सिविक्स, पढ़नी होगी सोशियोलॉजी। ये जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इनको पढ़ के आप साइंटिस्ट बनेंगे, इनको पढ़ के आप आईएएस बनेंगे, इनको पढ़ के आप डॉक्टर्स बनेंगे, इनको पढ़ के आप इंजीनियर बनेंगे, इनको पढ़ करके आपके बच्चे बैंक मैनेजर, एसएससी रेलवे में जाएंगे, इसको पढ़ के आप सीए बनेंगे, इसको पढ़ के आपको बिजनेस करने का आइडिया आएगा, आप एमबीए बनेंगे और एमबीए करके आप कोई बड़ी कंपनी खोल सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मनुष्य के विकास को उन्नत करती हैं। और आप देखिए यही हुआ है, जिन जिन लोगों ने उन्नतियाँ की हैं, उन्होंने या तो अच्छी पढ़ाई करके बड़े बड़े पदों पर पहुँच के उन्नतियाँ की हैं, या कुछ लोगों ने राजनीति के माध्यम से उन्नतियाँ की हैं, या बहुत सारे लोगों ने उद्योग धंधे बिजनेस स्थापित करके उन्नतियाँ की हैं। और उसके पीछे क्या कारण रहा है? यही जो जिसको हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी टेक्निकल स्किल वाली जो एजुकेशन है वो रही है। तो बहरहाल ये हमारी चर्चा थी, और इस चर्चा के बाद हम लोग आरंभ करेंगे संविधान की अपनी अमृत कथा। संविधान का ग्रंथ आपके सामने है, और आज हम लोग विधानमंडल के बारे में आगे की चर्चा करने वाले हैं। आगे के जो उपबंध है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दिल्ली में इस समय बहुत अच्छा मौसम है। दिल्ली में इस समय आप देखेंगे ना, पशु मतलब पक्षी बहुत हैं, मोर, बुलबुल, कोयल, सब, क्योंकि दिल्ली में इस समय प्रदूषण नहीं है, तो सारे पक्षी यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और वातावरण एकदम साफ सुथरा है। तो कभी कभार प्रकृति मतलब अच्छी लगती है, जब प्रकृति इतनी साफ हो, और कहीं ना कहीं मनुष्य के जो क्रियाकलाप है उनके माध्यम से चीज़ें डिस्टॉर्ट होती हैं, तो प्रकृति भी कहीं ना कहीं ये ध्यान रखती है। अब आगे हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं वो राज्य विधानमंडल के अधिकारियों से ऊपर शुरू करेंगे। राज्य विधानमंडल के जो अधिकारी हैं, कल हमने चर्चा की थी आर्टिकल 177 तक, संविधान के अनुच्छेद 177 तक, और अंतिम जो हमने चर्चा की थी उसमें ये था कि जो मंत्री और जो महाधिवक्ता होते हैं वो दोनों सदनों में, अगर किसी राज्य में 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तो दोनों सदनों की कार्रवाइयों में मंत्री और महाअधिवक्ता जो होते हैं, एडवोकेट जनरल, वो हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते, वो मत नहीं दे सकते, वो मत नहीं दे सकते। तो कल हमने ये चर्चा की थी। और देखिए जो संसद में जो प्रावधान है, मतलब भारत में अगर आप देखेंगे कि इंडिया का जो सेटअप है, जो भारत की राज्य व्यवस्था है, वो राज्य व्यवस्था लगभग सेंटर की कॉपी है स्टेट में। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है तो राज्य में राज्यपाल है, केंद्र में प्रधानमंत्री है तो राज्य में मुख्यमंत्री है, केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा है तो राज्यों में विधानसभाएं हैं, लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद भी हैं। लोकसभा का अध्यक्ष होता है तो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है तो विधान परिषद का अध्यक्ष होता है। तो कुल मिलाकर के अटॉर्नी जनरल है वो वहाँ महान्यायवादी है, तो यहाँ पर महाअधिवक्ता है। तो बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो लगभग कॉमन है, बस थोड़े थोड़े से प्रावधानों का फर्क है अधिकारों को लेकर के या कुछ विशेष प्रावधानों को लेकर के। बाकी मोटे तौर पर अगर हम देखें तो जो व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था, वो सेंटर वाली ही स्टेट में है। अच्छा, एक और चीज़ आगे बढ़ने से पहले, भारत संसदीय लोकतंत्र है और भारत में संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था का मतलब ये होता है कि इंडिया में जो केंद्र है उसकी एक सरकार है और प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी सरकारें हैं। केंद्र है और प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी सरकारें होती हैं, और केंद्र की जो सरकार है वो केंद्रीय विषयों पर अपने कार्य करती है, और प्रत्येक राज्यों की जो सरकारें हैं वो प्रत्येक राज्यों की सरकारें राज्यों के संबंध में जो विषय संविधान में कहे उन विषयों पर चर्चा करती हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे विषय होते हैं जो दोनों के आते हैं, तो उन विषयों पर दोनों सरकारें काम करती हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा विषय है जिस पर दोनों को कानून बनाना है, अब मान लीजिए केंद्र सरकार ने कहा कि हम बनाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में जो केंद्र का कानून होता है वो हमेशा प्रभावी होगा। क्यों? क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था तो है, लेकिन संघीय व्यवस्था में इस बात का प्रावधान किया गया है कि भारत की जो एकता और अखंडता है, भारत राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बना के रखना है। तो ऐसे में अगर कहीं कोई टकराव या कहीं कोई इस तरह का चीज़ें आती हैं तो वहाँ केंद्र प्रभावी होता है, और इसलिए भारत में केंद्रीय जो सरकार है वो अधिक शक्तिशाली होती है, उसके पास अधिक शक्तियाँ होती हैं। क्लियर? अब हम आगे चर्चा करेंगे, और आगे की चर्चा में हम लोग
राज्य विधानमंडल के अधिकारी, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। राज्य विधानमंडल के अधिकारी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो आप सभी लोगों को सारा देखिए याद आता चला जाएगा। अगर आप लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बहुत ठीक से चीज़ों को पहले अगर समझा है तो बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आते हैं हम आर्टिकल 178। कल हमने संविधान का अनुच्छेद 177 तक कंप्लीट किया था, आर्टिकल 177, और आज हम करेंगे आर्टिकल 178। तो आर्टिकल 178 क्या कहता है? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो सोचिए, पीछे हमने कहा था लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हमने क्या कहा था कि लोकसभा अपने ही मेंबर में से एक अध्यक्ष बनाती है और एक उपाध्यक्ष बनाती है। सेम संविधान के अनुच्छेद 178 में प्रावधान है कि जो विधानसभाएं होती हैं, विधानसभाएं अपने सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाती हैं। सिंपल सा प्रावधान है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब है कि विधानसभा का अध्यक्ष कोई व्यक्ति अगर होगा या विधानसभा का उपाध्यक्ष कोई व्यक्ति होगा तो निश्चित रूप से वो विधानसभा का सदस्य भी होगा, वो एमएलए जरूर होगा, कंपलसरी। यदि वो व्यक्ति एमएलए नहीं है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अगर नहीं है, तो वह व्यक्ति विधानसभा का अध्यक्ष या विधानसभा का उपाध्यक्ष नहीं हो सकता। सिंपल सा प्रावधान है। सेम लागू होता है केंद्र में। केंद्र में जो लोकसभा होती है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वो कंपलसरी लोकसभा का अध्यक्ष होगा। जैसे वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं माननीय श्री ओम बिरला जी, वो कोटा राजस्थान से लोकसभा के सदस्य हैं। इसी तरीके से यदि आप उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा है, तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो विधायक हैं, मतलब एमएलए हैं, विधानसभा के सदस्य हैं। आई थिंक शायद मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो उन्नाव या इत्यादि कहीं से शायद वो विधायक हैं। तो मतलब जो विधानसभा का सदस्य होगा वही विधानसभा का अध्यक्ष भी बन सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 178 में बहुत साधारण से प्रोविजन है कि विधानसभा के जो सदस्य हैं वो अपने में से ही 2 लोगों को ये बनाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 179, संविधान का अनुच्छेद 179। अच्छा, कई बार लोगों को ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है 59, 69, 79, 89। तो 79 का मतलब है 79, 179। तो आर्टिकल 179 में क्या लिखा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद कैसे हो सकता है, कैसे रिक्त होगा? या तो वो खुद से त्यागपत्र दे दे, या तो अगर कोई मान लीजिए विधायक है और वो विधायक की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे तो वो हट जाएगा अगर विधायक ना रहे। या जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे दे कि भाई मैं अध्यक्ष नहीं रहूँगा, या उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र दे दे तो वो हट सकता है। या जिसको बोलते हैं ना बनाने वाला बिगाड़ भी तो सकता है। तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्यों ने मिलकर के बनाया है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो विधानसभा के सदस्य अगर संकल्प पारित कर लेते हैं और बहुमत से कि भाई इनको हटाया जाए तो वो हटा भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर के विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद कब रिक्त होगा? या तो वो त्यागपत्र दे दे, या तो वो विधानसभा का सदस्य ना रहे, या विधानसभा के द्वारा उन लोगों को संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटा दिया जाए। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सारा डिस्कशन है हम लोग हिंदी में कर रहे हैं और पूरे एक अनुच्छेद के साथ साथ। अगर किसी को इंग्लिश में ज़रूरत हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख देना, ताकि मैं इंग्लिश में उसको बता दूं कि इंग्लिश में क्या प्रोविज़न है। वैसे तो सबको समझ में आ रहा होगा, पर अगर किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत है हिंदी समझने में तो आप लोग प्लीज़ बता दीजिए, ताकि मैं इंग्लिश वर्जन उसका आपको साथ साथ बताता चलूँ। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है और आप जो हिंदी में जो लोग समझते हैं वो लोग थोड़ा सा इस बात के लिए धैर्य रखें कि इससे आपको भी इंग्लिश सीखने का और इंग्लिश में चीज़ों को जानने का मौका मिलेगा। क्लियर? उसके बाद आता है आर्टिकल 180, संविधान का अनुच्छेद 180। आर्टिकल 180 कहता है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्तियाँ। तो सिंपल है भाई, जब अध्यक्ष नहीं है, सारिका राजपूत ने कहा है कि प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश। तो सारिका राजपूत, चलिए मैं पहले वाला जो अभी 2 आर्टिकल हमने डिस्कस किए हैं, आर्टिकल 178 और 179, बहुत ब्रीफली मैं डिस्कस कर देता हूं आपके बीच में, बहुत ब्रीफली,
ताकि सारिका जैसे जो लोग हैं उनको भी समझ में आ जाए। सारिका, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सो वी डिस्कस्ड first article 178 and the article 178 the speaker and the deputy speaker of the legislative assembly. We talked about the speaker and the deputy speaker of the legislative assembly. And what are the provision in the constitution? The provision is every legislative assembly of a state, every legislative assembly of a state shall as soon as may be choose 2 members of the assembly to be respectively speaker and deputy speaker. Therefore, and so often as the office of the speaker or deputy speaker becomes vacant, the assembly shall choose another member to be speaker or deputy speaker as the case may be. So this is the simple provision in the article 178 where the member of legislative assembly choose a speaker and a deputy speaker. Clear? Next, article 179. So article 179, the provision is vacation and resignation of removal from the office of the speaker and the deputy speaker. If a speaker or a deputy speaker, how removed from his office? So deputy speaker of an assembly shall vacate his office if he ceases to be a member of the assembly. Suppose if someone is not a member of legislative assembly, so he shall not be the speaker. Next, may at any time by writing under his hand addressed if such member is the speaker to the deputy speaker, and if such member is the deputy speaker to the speaker, resign his office. Suppose if somebody is the speaker in legislature, so he or she can offer his resignation to the deputy speaker, or deputy speaker can offer his resignation to a speaker. So this is the second provision from which any speaker or deputy speaker can vacate their post. Next provision, may be removed from his office by a resolution of the assembly passed by a majority of all the members of the assembly, because the member of the assembly choose a speaker or deputy speaker, so they can remove him also. So these are the 3 provisions. Next we move to the article 180. हम लोग आर्टिकल 180 पे चर्चा करेंगे। और आर्टिकल 180 कहता है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की क्या शक्ति होगी। पावर ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन टू बी परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज स्पीकर। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष है और वो अध्यक्ष के पद का कार्य करता है, तो उसके संबंध में उसकी क्या क्या शक्तियाँ होंगी। तो बहुत सिंपल सा प्रोविजन है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त है, मान लीजिए विधानसभा का अध्यक्ष का पद खाली चल रहा है, तो उपाध्यक्ष, और यदि उपाध्यक्ष का भी पद भी रिक्त है, मान लीजिए दोनों ही नहीं है, तो विधानसभा का कोई ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल इस काम के लिए नियुक्त करे, वो उसके कार्यों को करेगा और उसकी वही शक्तियां होंगी जो उपाध्यक्ष की या अध्यक्ष की होती हैं। उसके अलावा उसमें एक और प्रोविजन ये है, विधानसभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, मान लीजिए अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, और यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो विधानसभा द्वारा अवधारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। बहुत सिंपल सा प्रोविजन है कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष उसके कार्य करेगा, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है तो कोई ऐसा व्यक्ति या तो जिसको राज्यपाल ने किया है या विधानसभा अपने प्रोविजन से उसको लिस्ट में रखती है कि भाई इन दोनों की उपस्थिति में आप ये काम करोगे। क्लियर? इंग्लिश क्या है इसका? While the office of the speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the deputy speaker, or if the office of the deputy speaker is also vacant, by such member of the assembly as the governor may appoint for the purpose. Point 2 is that during the absence of the speaker from any sitting of the assembly, the deputy speaker, or if he is also absent, such person as may be determined by the rules of the procedure of the assembly, or if no such person is present, such
अदर पर्सन एच मे बी डिटरमाइंड बाय द असेंबली शैल एक्ट एज स्पीकर। तो सिंपल है कि जब भैया अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति अध्यक्षता करेगा जिसको इस निमित्त स्पीकर ने रखा हुआ है। क्लियर? आगे हम चर्चा करेंगे। हाँ, आ जाओ। आगे हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 181। आर्टिकल 181 कहता है कि जब उपाध्यक्ष या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोकसभा वाला आप याद करिए, लोकसभा में हमने ये कहा था कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जब पद से हटाने का कोई संकल्प होता है तो वो उस समय पीठासीन नहीं हो सकता, उस समय वो चेयर पे नहीं बैठ सकता, और वो उसमें भाग ले सकता है, और बराबर वोट आने पर वोट भी नहीं डाल सकता। अगर बराबर वोट है तो वोट भी नहीं डाल सकता। वही सेम प्रोविज़न लोकसभा विधानसभाओं में भी है कि जब विधानसभा में किसी विधानसभा अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प, अगर कोई प्रस्ताव अगर विचाराधीन है, तो ऐसे में वो पीठ की अध्यक्षता नहीं करेगा। ये है हमारा संविधान का अनुच्छेद 181। मुझे लगता है हिंदी भी मैं इतने आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करते हुए कि वो सबको स्पष्ट हो ही जाएगा। क्लियर? तो ये है आर्टिकल 181 जो ये कहता है कि अगर उनको हटाने का कोई संकल्प है तो उस समय वो उस अध्यक्षता या नहीं कर सकते, सीट पर नहीं बैठ सकते। हालांकि उस प्रक्रिया में, उस चर्चा में वो भाग ले सकते हैं और वोट डाल सकते हैं, लेकिन बराबर वोट डालने पर वो लोग वोट नहीं डाल सकते। तो क्या है इसके प्रोविजन इन इंग्लिश? एट एनी सिटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली व्हाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर फ्रॉम हिज ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन, the speaker, or while any resolution for the removal of the deputy speaker from his office is under consideration, the deputy speaker shall not, though he is present, preside, and provision of the class 2 of the article 180 shall apply in the relation to every such sitting as they apply in relation to sitting from the which the speaker, or as the case may be, the deputy speaker is absent. और second है, the speaker shall have the right to speak and otherwise to take part in the proceeding of the legislative assembly while any resolution for his removal from office is under consideration in the assembly, and shall, notwithstanding anything in article 189, be entitled to vote only in the first instance on such resolution or any other matter during such proceeding, but not in the case of an equality of votes। तो ये बहुत सिंपल है कि बराबर अगर वोट होंगे तो वो वोट नहीं डाल सकता। हमारा सेशन लंबा होता है तो आप लोग कुछ कुछ खाते पीते रहा करिए। आज मैं भी चाय पी रहा हूँ। हाँ, उसके बाद आता है आगे। तो दो सदन होते हैं विधानसभा की, हमने चर्चा कर ली कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनेगा और कैसे हटेगा, और अगर उसको हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो वो सीट पर नहीं बैठेगा। चलिए आगे है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। आगे है विधान परिषद। तो विधान परिषद केवल कुछ ही राज्यों में है, तो विधान परिषद के बारे में केंद्र से थोड़ा सा अलग प्रोविजन है। केंद्र में क्या होता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है ऑटोमेटिक। मतलब राज्यसभा का कोई सभापति राज्यसभा के मेंबर में से नहीं बनता। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट, वो ही राज्यसभा का सभापति होता है। क्लियर? बिल्कुल। लेकिन विधान परिषद में ऐसा प्रावधान नहीं है, क्योंकि राज्यों में राज्यपाल तो हैं, लेकिन राज्यपाल के नीचे उपराज्यपाल का पद नहीं होता, केवल राज्यपाल होता है। तो ऐसे में विधान परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? विधान परिषद का जो सभापति होता है वो विधान परिषद के लोग ही आपस में से अपने में से एक सभापति चुनते हैं और एक उपसभापति चुनते हैं। ये है हमारा संविधान का अनुच्छेद 182, आर्टिकल 182। बिल्कुल सिंपल सा प्रोविजन है। उसके बाद सभापति और उपसभापति का रिक्त होना, तो वही है कि भाई त्याग पत्र दे दो आप, या तो आप सदस्य न रहो तो, या फिर आपको संकल्प के द्वारा जिन्होंने बनाया हटा दिया जाए। ये आर्टिकल 183 है। तो कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अगर कभी आपसे ये पूछा जाता है कि जो विधान परिषद का जो सभापति है और विधान परिषद का जो उपसभापति है, उनको कैसे उनका पद रिक्त होगा, तो विधान परिषद का सभापति उपसभापति को त्याग पत्र दे दे,
या उपसभापति सभापति को त्याग पत्र दे दे, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, वो खुद ही रिजाइन दे दे, एक तरीका होगा। दूसरा जो संकल्प पारित कर दिया जाए, क्योंकि विधान परिषद के सदस्यों ने उनको बनाया है, वो यदि संकल्प पारित करते हैं तो उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। दूसरा एक और जो काम हो सकता है वो क्या है, एक काम ये हो सकता है कि वो अगर विधान परिषद का सदस्य ना रहे, मान लीजिए पद्मेश जी हमारे विधान परिषद उत्तर प्रदेश के सभापति हैं और ये विधान परिषद के सदस्य हैं, ये शिक्षक कोटे से या स्नातक कोटे से, मान लीजिए स्नातक कोटे से ये विधान परिषद के सदस्य बन के गए 6 साल के लिए, और मान लीजिए अभी 2020 है, 2015 में ये विधान परिषद के सदस्य बने, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इनका कार्यकाल 6 साल का होगा, 6 साल का इनका कार्यकाल होगा। अब हुआ क्या कि ये 2015 में बने विधान परिषद के सदस्य और बाद में विधान परिषद के सदस्यों ने मिलकर इनको बना दिया उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष सभापति। अब देखिए 2021 में क्या होगा, 2021 में क्या होगा कि इनका जो कार्यकाल है ये पूरा हो जाएगा 6 साल का। विधान परिषद का जो सदस्य होता है और जो राज्यसभा का सदस्य होता है, इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। तो पद्मेश जी का कार्यकाल 2021 में पूरा हो जाएगा, लेकिन इनको क्या है 2020 में बना दिया है विधान परिषद का सभापति। तो अब देखिए जब 2021 में इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो आगे ये विधान परिषद के सदस्य तो रहेंगे नहीं। तो जब ये विधान परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे तो इनका जो सभापति का पद है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति यदि विधान परिषद का सदस्य नहीं रहता है तो वो ऑटोमेटिकली विधान परिषद का सभापति और उपसभापति भी नहीं रहता। यही सिंपल सा प्रोविजन है। आगे हम लोग आते हैं आर्टिकल 184 संविधान का अनुच्छेद 184। तो जो बातें, जो प्रोविजन विधान सभा के सभापति और अध्यक्षों के बारे में लगभग सिमिलर प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, भारत के संविधान में जो विधान परिषद है उसके बारे में भी है। क्या है प्रोविजन, जब सभापति का पद रिक्त है तो उपसभापति कार्य करेगा, और अगर उपसभापति भी नहीं है तो क्या होगा कि जो सदस्यों में से कोई वरिष्ठ इस सूची में चुने गए हैं वो उस कार्रवाई को करेंगे। तो बहुत सिंपल सा प्रोविजन है, कोई बहुत टफ नहीं है। ये आर्टिकल 184 है। क्लियर। आगे हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 185। मैं आपको 183 182 का थोड़ा इंग्लिश बता देता हूं। द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, आर्टिकल 182। सेकंड इज द वैकेशन एंड द रेजिग्नेशन और रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन, आर्टिकल 184। द पावर्स ऑफ द डिप्टी चेयरमैन or other person to perform the duties of the office or to act as chairman. So these are the basics, very simple provision in the Constitution of India, or these provisions are similar to the provision which we have discussed regarding the speaker of chairman of Vidhan Sabha, member of Legislative Assembly. So similar provisions are there. The article 185. द आर्टिकल 185 इज सिमिलर कि अगर किसी भी सभापति या उपसभापति को हटाने का अगर कोई संकल्प विधान परिषद में अगर पेंडिंग है तो ऐसे संकल्प पर क्या होगा कि वो उसमें भाग तो ले सकता है, वो अटेंड कर सकता है उसको, प्रोसीडिंग को, उसमें बोल भी सकता है, अपनी बात भी रख सकता है और वोट भी डाल सकता है। लेकिन अगर बराबर मत है, मान लीजिए मिस्टर ए किसी विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, मिस्टर ए को हटाना है, मिस्टर ए को हटाना है, विधान परिषद के द्वारा एक संकल्प लाया गया। अब मान लीजिए विधान परिषद में कुल मिलाकर के 80 लोग हैं, 80 लोग विधान परिषद के सदस्य हैं। तो मिस्टर ए को हटाने का जब प्रस्ताव आया तो मिस्टर ए को बताया जाएगा कि भाई आपको हटाया जा रहा है, तो वो उनकी कार्रवाई में भाग लेंगे और वो बोलेंगे भी, अपना पक्ष भी रखेंगे। फिर वोटिंग होगी कि भाई कितने लोग सहमत हैं कि मिस्टर ए को सभापति के पद से हटाया जाए। तो 40 लोगों ने बोला कि हम हटाएंगे और 40 लोगों ने बोला नहीं हटाएंगे। तो वोट क्या हो गए, बराबर, 40 इधर 40 उधर। अब फंस गया मामला। आप 81 मान लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। 81, तो 81 लोग हैं, 40 लोगों ने पक्ष में वोट डाला, 40 में विपक्ष में वोट डाला, और 81वां जो आदमी था वो कौन था, वो खुद सभापति था। तो अब 40 लोग अगर एक तरफ हैं, 40 लोग दूसरी तरफ हैं, तो सभापति वोट नहीं डाल सकता कि भैया मुझे बना रहने दो, क्योंकि वो तो ये कहेगा मुझे बना रहने दो। तो ऐसे में सभापति और उपसभापति को जब हटाया जाता है, सेम लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष की तरह
ऐसी परिस्थिति में कोई भी जो अध्यक्ष है लोक विधानसभा का, वो निर्णायक वोट नहीं डाल सकता। क्लियर? आगे है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभापति के वेतन और भत्ते। सिंपल है, विधानसभा अपने जो विधि द्वारा वो तय करती है कितना वेतन और भत्ता हो, वो सारे सिंपल प्रोविजन है, वो सभी लोगों के बारे में है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे चर्चा करेंगे राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। तो आपको पता होगा केंद्र का एक सचिवालय होता है, लोकसभा का और राज्यसभा का अपना अपना सचिवालय होता है। उसी तरीके से संविधान के अनुच्छेद 187 आर्टिकल 187 में ये प्रावधान है कि राज्य के विधानमंडल, अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद का अलग से होगा, और अगर केवल विधानसभा है तो उनका एक अपना सचिवालय होगा। उसमें अपने कर्मचारी होंगे जो विधानमंडल के विधानसभाओं के कार्यों को, विधान परिषद के कार्यों को देखेंगे कि कौन कौन सी बैठक होनी है, कौन कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, किन बिलों पर चर्चा होनी है, वो सारा कार्य सचिवालय का होता है। बहुत सिंपल सा है, सीधा जो हमने लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय के बारे में बात की थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक बार मुझे बता दीजिए, जितने प्रोविजन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं आप प्लीज़ ये बता दीजिए, क्योंकि संविधान थोड़ा सा टफ विषय होता है, लॉ की लैंग्वेज होती है। तो अगर किसी को समझने में अगर कोई दिक्कत आ रही हो कि साहब ये वाला प्रोविजन नहीं समझ में आया, तो आप लोग उसको तुरंत आप लोग उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे रमाकांत यादव ने सवाल पूछा है कि बराबर वोट होगा तो क्या होगा। तो बराबर वोट होने पर, बराबर अगर वोट है तो ऐसी परिस्थिति में उनको हटाया माना जाएगा, क्योंकि वो निर्णायक वोट वहां पर नहीं दे सकते। क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कार्य संचालन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो आप सभी लोगों ने लोकसभा में सारा कार्य देखे होंगे कि हमने लोकसभा में कैसे कार्यवाही देखी थी, राज्यसभा में किस तरीके से बिल आते हैं, कैसे चर्चाएं होती हैं, किस तरीके से कानून बनते हैं, वो चर्चा ऑलरेडी हमने की हुई है। दूसरा, अब हम लोग यही सेम चर्चा, इसलिए मैंने कहा था कि जब हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा की चर्चा की थी, जब हमने संसद की चर्चा की थी, तो चीज़ें हमको वहाँ अगर एक बार ठीक से समझ में आ गई तो आप ये मान के चलिए कि राज्य विधानसभाओं को समझना बहुत आसान है। ऑलमोस्ट 90% जो व्यवस्था है वो वही है जो राज्यसभा और लोकसभा में लागू है। यानी जो केंद्रीय व्यवस्था है, केंद्रीय व्यवस्था का ही यहाँ पर भी 90% सेम प्रोविजन है। चाहे कानून निर्माण का कार्य हो, चाहे अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, चाहे दोनों सदनों की व्यवस्था हो, आप जितनी सारी चीज़ें आप देखेंगे, आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट सारे प्रोविजंस ऑलमोस्ट लगभग वैसे ही हैं। तो जैसा कि हमने वहाँ पर चर्चा की थी बिल के द्वारा किस तरीके से कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कैसे चलती है, क्या क्या होता है, वही सेम चर्चा हम लोग करेंगे अब राज्य विधानसभाओं के बारे में। और विधान परिषद के बारे में हम लोग थोड़ा सा मेंशन इसलिए भी करते हैं ठीक से, क्योंकि जो विधान परिषद हैं वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में विधान परिषद है, तो यहाँ लोगों को जानना चाहिए। विधान परिषद का पुरुषोत्तम लोधी ने ये सवाल किया है कि विधान परिषद के सदस्यों को कैसे चुनते हैं। तो पुरुषोत्तम जी, कल का वीडियो आप देखिए, कल का जो लाइव सेशन था उसमें हमने विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव बताया था कि किस किस तरीके से चुने जाते हैं। ब्रीफली मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ जल्दी से कि विधान परिषद में जो कुल सदस्य हैं उनकी संख्या मैक्सिमम किसी भी राज्य के विधानसभा सदस्यों की 1/3 हो सकती है मैक्सिमम, और मिनिमम 40। चुनाव कैसे होता है विधानसभा परिषद, जो विधान परिषद के सदस्यों का, विधान परिषद के सदस्य वो व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया नहीं हो और उसकी उम्र 30 साल से ऊपर हो, और उस राज्य का हो जिस राज्य में वो वो आगे कैसे वो चुने जाते हैं, तो उसके चुनने के लिए 3-4 तरीके हैं। जो 1/3 सदस्य 1/3 हैं वो चुने जाते हैं जिला पंचायत और जिला बोर्ड और नगर पालिकाओं के द्वारा। 1/3 को विधायक चुनते हैं, और 1/12 चुने जाते हैं स्नातकों के द्वारा, 1/12 चुने जाते हैं माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा, और जो बाकी बचते हैं उनको राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। आप लोग कल का वीडियो देख लीजिए तो आप उसको वहां से आपको ये जानकारी सारी मिल जाएगी। चलिए, तो आगे हम चलते हैं कार्यों का संचालन, बिजनेस कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसे होता है
विधानसभा और विधान परिषद में। सबसे पहले आर्टिकल 188, आर्टिकल 188 और आर्टिकल 188 ये कहता है कि सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो कोई भी मेंबर जब एमएलए बन के आता है या एमएलसी बन के आता है तो सबसे पहले उसको शपथ लेनी होती है। बिल्कुल सेम है, डिक्टो। केंद्र में जब कोई लोकसभा का सदस्य बन के जाता है या राज्यसभा का सदस्य बन के जाता है तो उसको पहले शपथ लेनी होती है। सेम यहाँ पर है कि कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बन के जाता है तो उसको शपथ लेनी है। और जैसा आपको पता होगा कि सांसद जो शपथ लेते हैं वो राष्ट्रपति के सम्मुख या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करता है कि भाई आप इनको सबको शपथ दिला दो। सेम यहाँ पे कौन दिलवाएगा? राज्यपाल, गवर्नर। तो जितने लोग विधानसभा के सदस्य चुन के जाएंगे या विधान परिषद के सदस्य चुन के जाएंगे वो राज्यपाल के सम्मुख शपथ लेंगे, या हो सकता है राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस काम के लिए नियुक्त कर दे। ये है आर्टिकल 188। अब हम आएंगे आर्टिकल 189, संविधान का अनुच्छेद 189। संविधान का अनुच्छेद 189 कहता है सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ हाउस टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसी इन द कोरम। तो आप लोगों को लोकसभा के बारे में खूब पता चल गया होगा, ठीक से याद कर लीजिए लोकसभा में कितनी गणपूर्ति होती थी, कितना कोरम चाहिए होता। वही प्रोविजन इसमें भी आएंगे। आर्टिकल 189 ये कहता है कि सदन की कोई भी कार्यवाही होगी साधारणतः सदन के बहुमत के द्वारा उसका निर्णय होगा, पहला। दूसरा क्या है कि मान लीजिए किसी विधानसभा के सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वो किसी कारण से वो नहीं है, वो पद रिक्त है, तो ऐसा पद रिक्त होने पर भी कार्रवाई होगी, यानी सदन की कार्रवाई चलेगी। सिंपल। उसके बाद आता है जो गणपूर्ति है, कोरम, कि कितने लोग होने चाहिए जिसके तब ये कार्रवाई चलती रहे। तो जैसा हमने कहा था ना लोकसभा उसके बारे में कि 10%, तो यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ दी है कि 10% के अलावा मिनिमम 10 लोग, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो कुछ विधानसभा हैं जैसे सिक्किम है, गोवा है, ये बहुत छोटी छोटी हैं। सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, ये बहुत छोटी छोटी विधानसभाएं हैं। पांडिचेरी, यहाँ पर कम विधायक होते हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए सिक्किम में, जैसे मान लीजिए सिक्किम में 32 विधायक हैं, तो 32 विधायकों में से अगर 3 विधायक आए और 3 विधायक चर्चा करने लग गए, एक मुख्यमंत्री हो गया 2 और मिनिस्टर हो गए, तो वो ठीक नहीं होगा। तो ऐसे में क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में तो काफ़ी मेंबर होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखा गया है कि कम से कम 10 सदस्य सदन की कार्रवाई में उपस्थित हों, या 10%, जो भी ज़्यादा हो। तो मिनिमम 10% या 10। अगर मान लीजिए 10% लोग 4 ही बैठ रहे हैं तो कम से कम 10। तो 10% और 10 में जो भी ज़्यादा हो उतने लोग कम से कम होने चाहिए, तभी कार्रवाई सदन की होगी। क्लियर? उसके बाद अगर गणपूर्ति नहीं है तो कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाएगा। गणपूर्ति अगर नहीं है तो कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाएगा। ये जैसा पुरुषोत्तम ने कहा, ये सारी जानकारी आप लोग पढ़ते भी रहते होंगे और आपको समझ में भी आती होगी स्पष्ट। हम आगे बढ़ते हैं अब आर्टिकल 190, संविधान का अनुच्छेद 190। तो एक बस इतना याद रखना कि लोकसभा की जो कार्रवाई है या राज्यसभा की जो कार्रवाई है उसमें 10% मेंबर चाहिए ही चाहिए। 10% मेंबर का मतलब है कि लोकसभा में 545 हैं, तो 545 में से चाहिए कम से कम 545 का मतलब हो गया 54.5। तो 54.5 की जगह आधा तो आदमी होता नहीं है, तो 55 लोग चाहिए। और मान लीजिए राज्यसभा में 240 मेंबर हैं तो 24 लोग मिनिमम चाहिए। तो इतने लोग कम से कम चाहिए तब उसकी कार्रवाई होगी। लेकिन विधानसभाओं के बारे में ये उपबंध है कि 10% लोग या तो हों, जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा है तो उसमें 403 मेंबर होते हैं, तो 403 में से अगर 43 आगे तो हो गया काम। लेकिन छोटी विधानसभाएं जैसे आपका गोवा है जिसमें 40 मेंबर हैं, सिक्किम है जिसमें 32 मेंबर हैं, पांडिचेरी है जिसमें 30 मेंबर हैं, तो ऐसे में एक प्रावधान ये किया गया है कि विधानसभाओं के कम से कम 10 लोग हों। विधानसभा मतलब अगर हाउस चलाना है तो या तो कम से कम 10 लोग हों या 10%, जो भी ज़्यादा हो। तो ऐसे में कम से कम 10 लोग होना जरूरी है। क्लियर? बस इतना वहाँ पे फ़र्क है।
आगे हम बढ़ते हैं, सदस्यों के लिए निरर्हता, डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स। कौन से ऐसे प्रोविजन है जिसके आधार पर सदस्यों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है? ऐसा तो नहीं है कि वो बने ही रहेंगे। तो डिस्क्वालीफाई करने के लिए क्या है? सबसे पहले स्थानों का रिक्त होना, आर्टिकल 190 संविधान का अनुच्छेद 190 190 कहता है वैकेंसी ऑफ सीट्स। कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। कब? और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए उस राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा उपबंध कर सकेंगे। मैंने आपको पढ़ दी संविधान की लैंग्वेज, अब मैं बताता हूँ आपको इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति एक ही साथ विधान परिषद और विधानसभा दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए किसका नाम लें हम, कृष्ण गोपाल लोधी। कृष्ण गोपाल लोधी जो है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाले हैं और ये एक किसी अतरौली विधानसभा से बन जाते हैं विधायक, एमएलए, और ये बन जाते हैं 2017 में विधायक, एमएलए, और 2020 में इनका मन करता है कि मुझे एमएलसी भी बनना है, तो ये स्नातक वाले से चुनाव से एमएलसी का पर्चा भी भर देते हैं और ये एमएलसी का चुनाव भी जीत जाते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 190 में ये प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति एक साथ एमएलए और एमएलसी नहीं हो सकता। अगर वो कोई व्यक्ति एमएलए है तो या तो उसको एमएलसी का पद छोड़ना पड़ेगा या तो उसको एमएलए का पद छोड़ना पड़ेगा, या तो उसको एमएलसी का पद छोड़ना पड़ेगा या तो उसे एमएलसी का पद छोड़ना पड़ेगा। ये विधानसभा अपने विधि द्वारा इसको तय करती है। और जैसे मान लीजिए कि आप आमतौर पर प्रक्रिया ये है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे एमएलए है और वो या एमएलए यदि एमएलसी बन गया तो उसका, अगर वो ये नहीं बताता सदन को, अवगत नहीं कराता कि मुझे ये छोड़ना है, तो उसका एमएलए अपने आप चला जाएगा, क्योंकि वो एमएलसी बाद में बना है तो वो ऑटोमेटिक चला जाएगा उसका पद। उसके बाद एक प्रोविजन ये है कि कोई व्यक्ति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अगर संबोधित करते हुए कि अध्यक्ष महोदय मेरा त्यागपत्र स्वीकार किया जाए, मैं विधानसभा के सदस्य की सदस्यता से त्यागपत्र देता हूं, या सभापति महोदय मैं विधान परिषद के सदस्य की सदस्यता से त्यागपत्र देता हूं, तो उस परिस्थिति में भी वो उसका पद रिक्त हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके अलावा इसमें एक और प्रोविजन है, बिल्कुल लोकसभा की तरह। अगर कोई भी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य लगातार 60 दिन, 60 मतलब 60 दिन तक बिना सदन को सूचना दिए सदन की कार्रवाई से अनुपस्थित रहता है तो विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ये भी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 190 में दिया गया है। बिल्कुल सिंपल है। 3 प्रावधान है कि भाई एक तो ये है कि अगर आप दोनों हाउस के मेंबर बन गए तो एक हाउस की मेंबरशिप चली जाएगी। दूसरा ये है कि अगर आप रिजाइन कर देते हैं खुद से तो चली जाएगी। और एक प्रोविजन ये है कि आप अगर 60 दिन तक सदन की कार्रवाई में, जैसे आप मान लो बन गए विधायक और बैठे हैं अपने गाँव में आराम से, लखनऊ विधानसभा में सेशन चल रहा है, आप जा ही नहीं रहे हो, फिर अगला सेशन आ गया फिर नहीं जा रहे हो, फिर अगला सेशन आ गया फिर नहीं जा रहे हो, कोई पत्र भी नहीं भेजा, कोई सूचना भी नहीं दी, तो ऐसे में बिना सूचना बिना पत्र भेजे अगर आप कार्रवाई से उपस्थित रहेंगे तो 60 दिन तक लगातार अगर आप अनुपस्थित हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। क्लियर? अलका वर्मा का ये सवाल है कि एमएलसी बनने के पहले एमएलए का छोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं, आप एमएलए रहते हुए एमएलसी का चुनाव लड़ सकते हैं और अगर एमएलसी का चुनाव हार गए तो एमएलए तो हो ही। तो ये बड़े संविधान में इन लोगों के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। जैसे मान लीजिए आप जो है विधायक हैं, एमएलए हैं और आप जो है लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव आपने लड़ा और जीत गए तो आप एमएलए छोड़ देंगे, आप सांसद हो गए। लेकिन अगर आप विधायक हैं, आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ के अगर चुनाव हार गए तो विधायक तो आप रहोगे, आपकी विधायकी नहीं जाएगी। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसा नहीं है। अगर आप टीचर हैं, आप लेखपाल हैं, आप अगर अधिकारी हैं, तो आप अगर गलती से चुनाव लड़ गए तो आपको पहले अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी और लौट के अगर चुनाव हार गए, मान लीजिए आप जो है शिक्षक हैं और आपने अपनी नौकरी से रिजाइन किया और आप चले गए लड़ने चुनाव, तो लौट के फिर आप दोबारा टीचर नहीं बन सकते। बड़े स्पष्ट प्रोविजन है। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम चर्चा करेंगे सदस्यों के लिए निरर्हता है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगी?
अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए यदि वह भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर है, जैसे लाभ का पद ये होता है कि मान लीजिए आप में से कोई सरकारी एम्प्लॉय है, तो सरकारी एम्प्लॉय अगर कोई व्यक्ति बिना नौकरी से रिजाइन करे, आप चुनाव लड़ गए, आपने सूचना नहीं दी, कोई लाभ का पद आपके पास था, और फिर आप जो है, जैसे सूर्य प्रताप ने बताया कि जो कलेक्टर थे रायपुर के ओम प्रकाश चौधरी, तो ओम प्रकाश चौधरी आईएएस थे, नौकरी छोड़ी आईएएस की, चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, लेकिन अब वो आईएएस नहीं बन सकते थे, अब वो अपनी पोजीशन पे नहीं आ सकते। क्लियर। तो एक ये है कि अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी गवर्नमेंट सर्विस में है लाभ के पद पर, और उसने चुनाव लड़ लिया और सूचना नहीं दी, अगर वो विधायक बन गया या विधान परिषद का सदस्य बन गया, तो जैसी जानकारी होगी कि भाई ये तो लाभ के पद पर थे, तो उनको इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगर कोई विकृत चित्त है, मतलब पागल, कोई व्यक्ति पागल है, विकृत चित्त, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति दिवालिया है, तो दिवालिया व्यक्ति को भी हटा दिया जाएगा। और यदि वो भारत का नागरिक नहीं है और स्वेच्छा से उसने भारत की नागरिकता छोड़ दी है, मान लीजिए चला गया कनाडा, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली है, तो वो भी सदस्यता से हटा दिया जाएगा। क्लियर। उसके अलावा संसद कोई भी विधि बनाती है इस संबंध में, तो उस विधि के अधीन भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा टफ प्रोविजन नहीं है, बहुत सिंपल से प्रोविजन है। और मुझे लगता है कि ये सारे के सारी जो प्रोविजंस हैं वो आप सभी लोगों को क्लियरली समझ में आ गए होंगे, कुछ ऐसा बहुत टेक्निकल नहीं है। दिवालिया का मतलब आप जानते हो, दिवालिया का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति, इंग्लिश में वर्ड होता है दिवालिया के लिए बैंकरप्ट, इंग्लिश में उसके लिए वर्ड होता है बैंकरप्ट। कोई भी व्यक्ति यदि किसी बैंक से लिए गए ऋण को चुका नहीं सकता, असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया जाता है। क्लियर। आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे कहेंगे सदस्यों की जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसके संबंध में निर्णय कौन लेता है। तो आमतौर पर जैसा हमने कहा कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य की सदस्यता का मामला आ जाए, तो उसका निर्णय लेता है भारत का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जब वो निर्णय लेते हैं तो निर्वाचन आयोग से सलाह करते हैं, किससे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। सेम अगर किसी विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य की डिस्क्वालिफिकेशन का अगर कोई मुद्दा आता है, तो उसका निर्णय राज्यपाल करेंगे, लेकिन राज्यपाल निर्वाचन आयोग से विमर्श करके ये निर्णय लेंगे। क्लियर। राज्यपाल डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय करेंगे, लेकिन किसके साथ? कंसल्टेशन के साथ वो चर्चा करेंगे निर्वाचन आयोग के साथ में। अच्छा, एक और है, उसके बाद आर्टिकल 100, ये हमने 192 की बात की है। आर्टिकल 192 ये कहता है कि अच्छा, यहाँ पर ना बहुत सारे हैं वर्ड्स, बहुत सारे हैं कि किसी भी सदस्य का अगर डिस्क्वालिफिकेशन है, आर्टिकल 192 कहता है कि गवर्नर जो है उसका निर्णय करेंगे, और गवर्नर इलेक्शन कमीशन से चर्चा करके उसका निर्णय करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है। उसके बाद आगे हम आते हैं आर्टिकल 193। अब देखिए आर्टिकल 193, क्योंकि जो संविधान की भाषा है वो तो टफ है, मैं पढ़ूँ, लैंग्वेज पढ़ता हूँ क्या है। देखो मैं आपको समझा दूंगा क्या है 193। आर्टिकल 193 ये कहता है कि अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति, ये जो सारी है ये तो केवल उसका टाइटल है, जो अनुच्छेद में लिखा हो डिटेल वो अलग है। तो मैं आपको इसके चक्कर में नहीं डालता, मैं आपको सीधी व्याख्या बता देता हूँ क्या है इसका। व्याख्या ये है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको पता है कि वो सदस्य बन गया है, लेकिन वो उसके योग्य नहीं था। कोई व्यक्ति चुनाव लड़के चुनाव जीत गया और वो उसको पता है कि वो, जैसे हो सकता है वो किसी लाभ के पद पर रहा, उसने जानकारी ना दी हो, या कोई वजह हो सकती है जिसके कारण वो अयोग्य हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति शपथ उसने नहीं ली है, शपथ लेने से पहले जो सदन की कार्रवाई में जो बैठता है वो, तो ऐसे में अगर वो बैठता है और जो बाद में निर्धारित किया जा सकता है, ऐसा व्यक्ति प्रत्येक बैठक के लिए 500 रुपये का दंड चुकाएगा। क्या चुकाएगा? 500 रुपये का दंड, 500 रुपीज पर बैठक। बिल्कुल सेम जो लोकसभा के सदस्य हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, अगर लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर, अगर वो लोग ऐसे ही डिस्क्वालिफिकेशन का सामना कर रहे हैं, तो उनको भी 500 रुपया है पर बैठक,
पर यहाँ भी क्या है 500 रुपीज़ पर सिटिंग, 500 रुपये प्रत्येक बैठक में बैठने वाले व्यक्ति को ये वहाँ पे दंड के रूप में जुर्माना भरना पड़ेगा। क्लियर, सिंपल सा प्रोविजन है। अब देखो यही तो मैंने कहा कि जो संविधान की और जो लॉ की भाषा होती है ये थोड़ी सी टफ होती है। इसमें क्या होता है कि ये प्रयास किया जाता है कि कोई चीज़ छूटे ना, मतलब उसमें उसका पूरा का पूरा जो उसका जो व्याख्या है वो उसके अंदर समाहित हो जाए। लेकिन जो आम बोलचाल में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बहुत सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग इसी तरीके से अगर टफ लैंग्वेज तो सबको समझ में नहीं आएगी। अब मान लो हमारे दादाजी तो गांव की भाषा बोलते हैं, उनको नहीं समझ में आएगी। तो ऐसे में हमें हर चीज़ की व्याख्या सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में करनी चाहिए ताकि सभी लोगों को वो समझ में आ जाए। तो मैंने कहा ना कि संविधान और ऐसे विषय ग्रामीण समाज से इसलिए भी दूर रहे हैं, ग्रामीण समाज इसलिए भी इनको नहीं समझ पाए क्योंकि इनकी भाषा थोड़ी जटिल है, भाषा में थोड़ी क्लिष्टता है, भाषा में थोड़ी सी जटिलता है। इस कारण से लोग बोर हो जाते हैं और उसको जो है नहीं समझ पाते हैं। लोधी लाला भैया ने कहा कि इतना कम दंड, सरकार में बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसान होती हैं, सरकार में बहुत सारी चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, बहुत सिंपल प्रोविज़न होते हैं। तो ये जो सारी व्यवस्था हैं, अब तक जो ये सारी व्यवस्था हैं जो संविधान इत्यादि में लिखा हुआ है, अगर इनको हम थोड़ा सा कुछ लोग अगर दिमाग लगा के पढ़ लें और बाकी समाज के साथ अगर इसकी चर्चा करें तो बहुत आसान है, इसको समझना बहुत आसान है। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने इसको क्या नाम दिया, हमने इसको नाम दे दिया संविधान की कथा, क्योंकि अपने लोगों को कथा ही समझ में आती है। अपने जो लोग हैं मैक्सिमम तो गांव में रहते हैं तो उनको कथा ही समझ में आती है। तो हमने कहा कि भैया हम संविधान की अमृत कथा जो है सुबह 1 घंटे 1.5 घंटे अमृत कथा का वाचन करेंगे, ताकि जैसे कथावाचक जो है एक एक प्रसंग को पूरी व्याख्या के साथ में कहता है कि सुखदेव भी बोलते हैं और नारद जी आ जाते हैं और ये होता है वो होता है, उसी तरीके से हमने कहा कि हम सारे के सारे संविधान के अनुच्छेदों को पहले उनकी भाषा में पढ़ेंगे और उसके बाद सारे अनुच्छेदों को एक एक करके उनकी पूरी चर्चा करेंगे, ताकि एक बिल्कुल लेमैन, बिल्कुल कॉमन आदमी जिसको बिल्कुल भी कठिन चीज़ों के बारे में, लॉ के बारे में जानकारी नहीं है, वो भी इनको समझ जाए। और मुझे लगता है हम सभी लोग जितना मुझे आप लोगों का फीडबैक मिलता है कि हम सब लोग इस भाषा को अब समझ रहे हैं। अब हम लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये बहुत कठिन नहीं है। चलिए आगे, तो ये हमने चर्चा कर ली। उसके बाद हम आते हैं, हाँ आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। आज हम लोग, क्योंकि अगला जो टॉपिक है फिर उसमें कई सारे प्रावधान हैं, उसमें चलिए और कर लेते हैं, 2-3 आर्टिकल और कर लेते हैं। समय हमारे पास है अभी, आर्टिकल हमारे पास अभी 8:51 हो रहे हैं और हमने चर्चा आरंभ की थी कितने बजे, 7:30। सो आप लोग बताइए और 2-3 आर्टिकल किए जाएं या आज यहीं तक रखें, क्योंकि आज हमने आर्टिकल 178 से आरंभ किया था और हम लोग आर्टिकल 194 पर आ चुके हैं। तो लगभग हम लोग कितने आर्टिकल कर चुके हैं, 3 और 14, 17 आर्टिकल हम लोग कर चुके हैं, 17। तो मुझे लगता है एक दिन में इतना पर्याप्त है। 10 से 15 आर्टिकल पर डे अगर हम लोग करेंगे तो 1 से सवा महीने में हमारा पूरा का पूरा संविधान हो जाएगा। फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो हम लोग और भी आर्टिकल कर सकते हैं, नहीं तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रहना चाहिए। साक्षर होने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, रोहित जी ने ये कहा है। साक्षर होने के लिए सिर्फ आपको अपना नाम लिखना पढ़ना आना चाहिए, बस। साक्षर की परिभाषा जो है इतनी है कि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिख लेता है, पढ़ लेता है, तो वो साक्षर है, उसको लिटरेट बोलते हैं। ठीक है, हाँ राम सनेही जी की जानकारी मुझे मिल गई है, रमेश लोधी जी, और मैंने उनसे बात भी की है। तो चलिए 195 हम लोगों ने आर्टिकल 193 तक चर्चा की हुई है। अच्छा, आप सभी लोगों के पास अभी और समय है। दिनेश जी का कहना है कि सर हो गया, ड्यूटी जाना है। चलिए इतना बहुत है, हम लोगों ने 17 आर्टिकल कर लिए एक दिन में। 17 आर्टिकल बहुत है। नहीं देखिए, अधिकांश जो लोग हैं वो तो लॉकडाउन में हैं, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, कल चर्चा करेंगे। और धीरे धीरे कहते हैं ना, सहज पकै सो मीठा होए। अगर हम कोई काम को धीरे धीरे करेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, वो ज़्यादा लोगों के काम की चीज़ें होती हैं। तो आज हम लोग आर्टिकल 193 पर हमारा ये आज की जो अमृत कथा है इसका अध्याय समाप्त होता है। और कुछ बेसिक बातें करके हम लोग कविता के ऊपर आएंगे, कविता पढ़ेंगे और उसके बाद अपने इस सत्र की
इस लाइव सेशन की हम लोग समाप्ति करेंगे। इतनी चर्चा के दौरान अगर कहीं भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई सवाल रहता है, और तो आप पूछ सकते हो। जैसा मैंने शुरू में आपको एक कहानी बताई थी कि जो लोग ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से स्वतंत्र हैं लेकिन मानसिक रूप से अभी भी गुलाम हैं, जो हमेशा संविधान का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ऐसे महान लोगों का जिन्होंने हजारों लाखों लोगों के जीवन का उद्धार किया, ऐसे लोगों की मानसिकता को बदलने का हम लोगों को निरंतर प्रयास करना चाहिए। और जो मूल्य हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, जिसके कारण से ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होती हैं। अब कोई क्वेश्चन आपका है, कोई कमेंट या कोई जानकारी आपकी है तो आप लोग अभी यहाँ पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न आपका है, नहीं तो हम लोग कविता की ओर जाएंगे। और अब जो है हमारा जो ये सेशन है ये काफ़ी सार्थक हो रहा है, ऐसा हम लोगों को एहसास है, क्योंकि लगभग 200 के आसपास लोग रेगुलर 1.5 से पौने 2 घंटे बैठते हैं। तो ये बड़ी बात है कि 1.5 से पौने 2 घंटे बैठना 200 लोगों का, और इस चर्चा को सुनना, इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, इसके लिए कॉन्शियसनेस चाहिए, इसके लिए बहुत अटेंशन चाहिए। अगर हम बहुत ध्यान देंगे तभी ये चीज़ें समझ में आती हैं। सो बहुत ही अच्छी चीज़ें आप लोगों ने कम से कम पिछले समय से, जब हम लोगों ने ये चर्चा लॉकडाउन के मुझे लगता है 3-4 दिन बाद ही हमने आरंभ कर दी थी, और आप सभी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण सहयोग दिया है और इसको सार्थक बनाया है। और आप लोगों की इस सहयोग के कारण से सिर्फ आप 200 लोग नहीं इसको सुनते, आप 200 लोगों के बाद मैं देखता हूँ कि ये बहुत हज़ारों लोगों तक पहुँचता है। इन वीडियोस को बाद में जा कर के आप लोग शेयर करते हैं और आप लोगों के माध्यम से हज़ारों लोग इसको देखते हैं। कल मैं चेक कर रहा था, पुराने वीडियोस को 10-10 हज़ार लोगों ने देखा है। तो कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव साइन टू आवर सोसाइटी, आवर कम्युनिटी, क्योंकि हमारे लोग जो सदियों से इस नॉलेज से वंचित रहे, जिनको नॉलेज की एक्सेस नहीं थी, जिन देश के सिस्टम के बारे में जानकारियां नहीं थी, अब एटलीस्ट कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयर जो लोग हैं, आप जैसे जो जागरूक लोग हैं, इनके माध्यम से रूट लेवल पर, नीचे लेवल पर चीज़ें जा रही हैं। और जो सबसे बड़ा जो चीज़ है, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि यंग जो माइंडसेट है, यूथ, सोसाइटी का जो युवा है, उस युवा के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। मैं अक्सर सोशल मीडिया पर अपने समाज के जो युवा हैं, उन युवाओं के कमेंट्स, उनकी पोस्ट, उनकी प्रतिक्रियाएं पढ़ता रहता हूं। ऑलमोस्ट मतलब जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के जो यूथ हैं, दे आर वेरी पॉजिटिव, दे आर वेरी एनर्जेटिक। उनके अंदर बहुत सकारात्मक चीज़ें हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। वो ज्ञान के पिपासु हैं। उनको मतलब ऐसा लगता है कि हमें ज्ञान मिलना चाहिए, उनको ऐसा लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। तो किसी भी सोसाइटी के लिए बड़ा अच्छा होता है जब उस सोसाइटी के यूथ पॉजिटिव थिंकिंग से भर जाते हैं। और बड़ी संख्या में अगर इस तरह के युवा होते हैं तो समाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से सामाजिक विमर्श करते रहिए। सोशल डिस्कोर्स बहुत ज़रूरी है, और विचारों में एकता ना हो कोई समस्या नहीं है। विचारों में भिन्नता हो सकती है, विचारों में अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन सदैव जो है हम लोगों को मंथन चिंतन करते रहना चाहिए। और जो ऐसे विचार हैं जो हमें लगता है कि हम तार्किक रूप से इनको बेहतर समझ पाए हैं, उन विचारों को हमें सोसाइटी के बीच में रखना चाहिए। और अगर उनमें सत्यता होगी, उनमें अगर तर्क होगा, उनमें अगर प्रामाणिकता होगी, तो आप पाएंगे कि उन विचारों को अपनाया जाएगा और उन विचारों के माध्यम से लोग उसका लाभ उठाएंगे। हमेशा हम लोग कोचिंग क्यों जाते हैं? हमारे बच्चे हैं 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, हम अपने कॉलेज में रह करके, अपने गांव में रह करके उनको IIT की या नीट की तैयारी क्यों नहीं कराते? आपने देखा होगा अधिकांश लोग अपने बच्चों को दिल्ली, कोटा जैसे शहरों में कोचिंग के लिए क्यों भेजते हैं? क्योंकि ज्ञान का अपना महत्व है, ज्ञान की अपनी वैल्यू है, उसका अपना सम्मान है। आपने देखा होगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप विश्वविद्यालय टॉपर हैं, तो भी जब आप IAS की तैयारी करते हैं तो दिल्ली में जाकर के आप कोचिंग क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको और उत्कृष्ट किस्म का ज्ञान मिलता है। तो ये किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी थाती, बहुत बड़ी धरोहर होती है कि उस समाज में अगर ज्ञानी लोग पैदा हो जाएं, विद्वान लोग पैदा हो जाएं, और वो विद्वान लोग अगर समाज के साथ चर्चा आरंभ कर दें, तो वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान फूलों की खुशबू की तरफ चारों तरफ बिखरना आरंभ हो जाता है। और फिर उसका लाभ कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी लेगा, पढ़ने वाला विद्यार्थी भी लेगा, कोई गरीब वंचित भी लेगा,
कोई ऐसा अपेक्षित जिसको कभी उस चीज़ की जानकारी नहीं थी वो भी लेगा। तो ये एक तरीके से बारिश होती है। ज्ञान एक अमृत वर्षा के समान है। अगर आप ज्ञान को प्रचार, और देखिए यही एक चीज़ ऐसी है जो कभी घटती नहीं है। मतलब मुझे 7 साल हो गए, IAS के एग्ज़ाम को दिए हुए। 7 साल पहले मैं सेलेक्ट हुआ था, आप देखिए। और एग्ज़ाम मैंने दिया था 8 साल पहले, परीक्षा मैंने 8 साल पहले दी थी। 8 साल के बाद तो मैंने फिर ये पढ़ाई की ही नहीं। जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे फिर पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला। लेकिन आज भी आप सभी लोगों के साथ चर्चा करने के माध्यम से मैं अपने आप को एंगेज रखता हूँ। संविधान में इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आप सब लोगों के साथ उसको बांट सकूँ, उसको शेयर कर सकूँ। तो बहुत सारे जो प्रावधान हैं, बहुत सारे जो प्रोविज़न हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को, मुझे खुद याद होती चली जा रही हैं फिर से पुनः। तो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, जितना हम इसके पीछे भागेंगे उतना हमको मिलेगा। दूसरा, इसको आप बांटिए, इसको आप शेयर करिए। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो भाई कोई चीज़ अगर बांटने से बढ़ती है तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को कोई समस्या होगी इसको बांटने में, और कोई खर्चा भी नहीं है। सो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है, सिर्फ आपके पास इंटरनेट हो, कोई खर्चा नहीं है। यहाँ बैठे, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आप लोगों में से कोई पन्ना में बैठा है, कोई महोबा में बैठा है, कोई हमीरपुर, कोई ललितपुर, कोई झांसी, कोई यूपी के किसी ज़िले में, कोई छत्तीसगढ़ में बैठा है, कोई मुंबई बैठा है, कोई महाराष्ट्र बैठा है। पूरे देश भर से आप लोग बैठे हुए हैं। कहाँ ना तो आपको दिल्ली आकर के ट्रेन से या फ्लाइट से खर्चा करना है क्लास आने का, ना मुझे जाना है वहाँ पर सेमिनार लेने। हम में से बहुत सारे लोग यहीं बैठे बैठे, कितना खर्चा आएगा? पूरे सेशन का इंटरनेट का खर्चा 5 रुपये का, मुश्किल से 5 रुपये का। तो कितनी सारी, मतलब कम खर्चे में और तकनीक का प्रयोग करते हुए हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन हमारा धर्म ये होना चाहिए कि हम ये सारी चीज़ों को ग्रामीण लेवल तक पहुंचाएं। असल में समस्या क्या है कि जो बिल्कुल ऐसे लोग जो ग्रामीण स्तर पर रहते हैं, उनको ये सब चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं, और इसी कारण से उनको वो प्रकाश की किरण नहीं दिख रही है। वो लोग अपने बच्चों को कैसे IAS बनाएं, कलेक्टर बनाएं, कमिश्नर बनाएं, उसका भाव उनके अंदर नहीं आ पाता। और जैसा मैंने कहा, एक मैंने फेसबुक पे कोट लिखी थी कि हम हर बच्चे के हाथ में कलम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। भाई देश भर में करोड़ों बच्चे हैं, तो हम हो सकता है 10,000 को दे दें, 15,000 को दे दें, हो सकता है 1 लाख बच्चों को हम किताब कॉपी पेन दे दें खर्चा करके। लेकिन सबको तो नहीं दे सकते, उतनी हमारी आर्थिक स्थिति भी नहीं है, उतनी हमारी क्षमताएं भी नहीं है। लेकिन मैंने एक बात लिखी थी कि हम हर बच्चे के मस्तिष्क में कलम दे सकते हैं। अगर हमने हर पिता के, हर बच्चे के दिमाग में डाल दिया कि कलम आपके मस्तिष्क में है, इसका मतलब ये आपका भाग्य बदल सकती है, ये आपका जीवन बदल सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति के या किसी बच्चे के मस्तिष्क में कलम आ गई तो आप ये मान के चले, खरीद तो वो लेगा ही, क्योंकि अगर विचार आ गया तो विचार को तो सार्थक वो कर ही लेगा। तो इस तरीके से हम सब लोगों को ग्रामीण लेवल पर जाकर के इन्हीं विचारों को उन छोटे छोटे बच्चों तक, उनके जो अनपढ़ माताएं हैं, जो ऐसी महिलाएं हैं जिनको सिर्फ खाना बनाना है और खेतों में काम करना है, वैसी माताओं के, वैसी महिलाओं के मस्तिष्क में ये विचार पहुँचे। ऐसे किसान भाई हमारे जो बिल्कुल जिनको दुनियादारी के बारे में कोई पता नहीं है, हमारी सार्थकता तभी होगी जब हम ये सारे आइडियाज उन लोगों के मस्तिष्क तक पहुँचाएँ। और इसमें आपका कोई बहुत, ना तो कोई आपका नुकसान है, ना आपका इसमें कोई खर्चा है, बस आपको थोड़ा समय लगाना है, थोड़ा एफर्ट लगाना है। और हम लोग अक्सर ही जाते रहते हैं, भागते रहते हैं, जगह जगह ये सारे काम करते रहते हैं। तो चलिए, कविता का समय, और समय हुआ है सुबह के 9 बजे। आज हमने कविता कृष्ण गोपाल लोधी हैं हमारे बीच में, उन्होंने कविता भेजी है। और कृष्ण गोपाल लोधी भारतीय वायुसेना में कार्य करते हैं, इंडियन एयरफोर्स के जवान हैं, इंडियन एयरफोर्स में आप जवान हैं। वहाँ से आपने कविता भेजी है, और ये कविता भी कोरोना योद्धाओं के लिए है। ये कविता जो कोरोना संकट चल रहा है, कोरोना लॉकडाउन है, उसके ऊपर है। और हम लोग आज इस कविता के माध्यम से एक संदेश भी ग्रहण करेंगे, और कोरोना के लिए जो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था का भी हम लोग जो भी निर्देश है उनका कड़ाई से पूरे अनुशासन के साथ पालन करेंगे। कविता आरंभ करते हैं। कृष्ण गोपाल लोधी, इंडियन एयरफोर्स। सल्यूट टू जवान कृष्ण गोपाल लोधी। प्रकृति ने ऐसा दिन दिखलाया है, प्रकृति ने ऐसा दिन दिखलाया है, हर इंसान
दूसरे इंसान से घबराया है, यानी कोई जो है पास नहीं आना चाह रहा है, सब लोग दूर दूर जो है रहना चाह रहे हैं। तो प्रकृति ने ऐसा दिन दिखलाया है, हर एक इंसान दूसरे इंसान से घबराया है। नजर बंद हो गए सब अपने ही घोंसले में, नजर बंद हो गए सब अपने ही घोंसले में, पंख फड़फड़ाकर संतोष करो, पंख फड़फड़ाकर संतोष करो। कभी न लाना अपने हौसले में, कभी न लाना अपने हौसले में, यह एक ऐसा मुद्दा है जो आज लड़ना है। प्रकृति ने ऐसा दिन दिखलाया है, हर एक इंसान घबराया है दूसरे इंसान से। इज्जत, सम्मान और सत्कार करना हर एक कोरोना योद्धा का, इज्जत, सम्मान और सत्कार करना हर एक कोरोना योद्धा का, जो एक फरिश्ता बनकर आया है हमें बचाने, जो एक फरिश्ता बनकर आया है हमें बचाने। जिसने छोड़ा है अपना घर, जिसने छोड़ा है अपना घर बार और बीवी बच्चे, इज्जत करना उस हर एक कोरोना योद्धा की, इज्जत करना हर उस एक कोरोना योद्धा की। बहुत सुंदर पंक्तियाँ, और हम सभी लोग इस लाइव वीडियो सेशन के माध्यम से भी, जो भी हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, जो भी हमारे सफाई के जो कार्यों में लोग जगह जगह लगे हुए हैं, जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं और तमाम प्रशासनिक अमले के लोग जो इस कोरोना संकट के समय देश को बचाने का कार्य कर रहे हैं दिन रात, चाहे बैंक के कर्मचारी हों, चाहे आवश्यक जो सेवाएं हैं उनकी सप्लाई के लोग हों, उन सभी लोगों को हम लोग सैल्यूट करते हैं। सब हम लोग नतमस्तक हैं कि उन्हीं सब लोगों के माध्यम से ये सारी चीज़ें हम लोगों के जो जीवन यापन की बुनियादी चीज़ें हो रही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण गोपाल लोधी जी, और हमें उम्मीद है कि आप भारतीय वायुसेना के माध्यम से इसी प्रकार देश की सर्वोच्च सेवा करते रहेंगे। अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के ऊपर सेशन की बात कही है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बार हम लोग इतिहास कंप्लीट कर ले, फिर सभी महापुरुषों के ऊपर हम लोग एक हफ्ते का सेशन रखेंगे, जिसमें सभी जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उनकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो उसका सेशन भी हम लोग, क्योंकि समय अपने पास सुबह शाम रहेगा, तो अपन करते रहेंगे। और जब तक लॉकडाउन है तब तक, मैंने कहा है, तब तक हम लोग इसका खूब लाभ उठाएं। लॉकडाउन में एक एक डेढ़ घंटे अगर हम लोग चर्चा करते हैं सुबह शाम, तो हम बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं। तो आज का सेशन मुझे लगता है आप इजाज़त दीजिए कि अब समाप्त किया जाए। और डॉक्टर नारायण पटेल जी की दूसरी कविता है, कल पढ़ेंगे डॉक्टर नारायण पटेल जी, आप भेज दीजिए पुनः दोबारा मुझे, और मेरे पास होगी तो मैं देख लूँगा। तो आज का सेशन अब हम लोग समाप्त करें। और चलिए, सभी का धन्यवाद, खास करके स्पेशल थैंक टू कृष्ण गोपाल लोधी जी, और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग शाम को 7:30 बजे इतिहास पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है, आप सब लोग शाम को सेशन में आइए। आज की चर्चा को अब हम लोग यहीं विराम देते हैं। आप सभी लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाला, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।